दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हिंदी की क्लास को आज हम फिर से कंटिन्यू करते हुए, और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो कल हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कूट से संबंधित कहता है कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान, यानी कि कक्षा में शिक्षक जो है कुछ प्रस्तुत के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रस्तुतिकरण के दौरान बच्चे जो हैं एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं, तो भाषा अध्यापक होने के नाते आप उनका जो आकलन करेंगे किस आधार पर करेंगे। कह रहा है कि भाषा के प्रभाव के आधार पर करेंगे, भाष्य में निपुणता, विभिन्न लेखकों की कथक या प्रस्तुतिकरण शैली। ठीक है, देखो ये जो कह रहा है कि छोटे बच्चों के लिए ये जो ऑप्शन है आपका सी, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है ना। प्राथमिक कक्षा का पेपर है हमारा, तो वही होगा ना। कह रहा है विभिन्न लेखकों के कथक, तो ये जीवनी वगैरह, साहित्य वगैरह, ये सब अभी छोटे कक्षा में नहीं आती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। देखो एक ऑप्शन से आपका क्या हुआ, सारा क्लियर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए बी डी। ठीक है, भाषा के प्रभाव विषय वस्तु में नहीं पड़ता, प्रस्तुतिकरण शैली। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं। कह रहा है कि पारस्परिक शिक्षण होता क्या, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। ठीक है, देखो पारस्परिक जो शिक्षण प्रणाली होती है एक छोटी निर्देशात्मक समूह गतिविधि है। ये क्या होती है, एक छोटी क्या होती है, छोटी समूह गतिविधि है, समूह गतिविधि है। ठीक है, क्या है ये, छोटी समूह गतिविधि है। एक शिक्षण प्रणाली में क्या होते हैं, यानी कि 4 बच्चों का क्या होता है, समूह बना दिया जाता है। 4 बच्चों का छोटे समूह बना दिया जाता है। इनमें प्रत्येक छात्र को किसी विषय को पढ़ाते समय अनुमान करने, प्रश्न करने, स्पष्ट करने तथा सारांशीकरण करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है ना। तो क्या क्या करने, मैंने बताया अभी, फिर से सुन लो एक बार। क्या क्या करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, अनुमान, है ना, प्रश्न, स्पष्ट करना, सारांशीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है, कूट तो नहीं है, कूट नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है कि संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थी को जहाँ भी आवश्यकता हो सहायता दे रही है। ठीक है, और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका जो विद्यार्थियों को जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ सहायता दे तो रही है, लेकिन धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व भी डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या करना चाह रही है, कह रहा है कि विद्यार्थी को दिशा संकेत दे रही है, विद्यार्थियों को सहायता दे रही है, या विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है, या विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। ठीक, तो क्या दे रही है, विद्यार्थियों को सहायता दे रही है। शुरुआती चरण में वो क्या दे रही है, शुरुआती चरण में धीरे धीरे विद्यार्थियों पर वो क्या दे रही है, यानी कि सहायता दे रही है। क्या दे रही है, वो सहायता, है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहाँ भी आवश्यकता हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत सहायता के रूप में दे रही है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिनियम के किस सिद्धांत को प्रतिबंधित कर रही है। कह रहा है व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक, देखो व्यवहारवाद में वॉटसन आ जाते हैं, संज्ञानात्मक में प्याजे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें वाइगोस्की आ जाते हैं। ठीक, तो वो कह रहा है कि बीच बीच में वो सहायता दे रही है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक तो ऑप्शन नंबर अंतःक्रियात्मक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है दोनों ऑप्शन में। तो आपको जो भी अपने हिसाब से टिक करें, ऐसा ना हो कि आप लोग टिक करके आ जाए, नंबर कर दें, आप मेरे ऊपर ब्लेम कर दो। तो ये जो है आप अपने नॉलेज के हिसाब से लगाएं। ठीक है, सी भी मेरे हिसाब से सही है, और सामाजिक सांस्कृतिक, क्योंकि इस क्वेश्चन में चेहरा वाइगोस्की का भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें संकेत के और सहायता भी, ये देखो सहायता भी दी जा रही है ना, सहायता वाइगोस्की में भी दी जाती है, जेडपीडी और इसका फोल्डिंग में दोनों में दी जाती है, और अंतःक्रियात्मक भी है क्योंकि अंतःक्रिया हो रही है यहाँ पे अंतःक्रिया के दौरान दोनों के बीच में। तो सी भी ठीक है, डी भी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी ठीक है और डी भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। द्वितीय भाषा के रूप में
कहता है कि द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है। कह रहे लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का प्रयोग करना, अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना, या विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग। विशिष्ट स्थिति में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग और लक्ष्य भाषा, ये भी गलत है, इनमें कन्फ्यूजन होगा। लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, ठीक है। कह रहा है विभिन्न प्रकार के श्रव्य व लिखित सामग्री का प्रयोग करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा ये बेस्ट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के श्रव्य व लिखित सामग्री में क्या देखते हैं कि द्वितीय भाषा के उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति जो अपनी भाषा के परिवेश की, तो यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ठीक। तो द्वितीय भाषा किसे कहते हैं। देखो प्रथम भाषा, जैसे कि मैंने कहा कि मैं हिंदी मेरी मातृभाषा है, तो और मैंने इंग्लिश सीख ली, तो इंग्लिश मेरी द्वितीय भाषा के रूप में आ जाएगी। सपोज़ करो कि मैंने इंग्लिश भाषा मातृभाषा है मेरी और मैंने हिंदी सीखी है, तो मेरी हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में आ जाएगी और इंग्लिश जो आ जाएगी मेरी मातृभाषा के रूप में आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्देश्य घोषणाओं, उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है। यानी कि एक अध्यापिका है जो पिछले माह में कुछ जो हुआ था उद्घोषणा या वक्तव्यों को, उस पर विश्लेषण करने के लिए कह रही है। तो अध्यापिका किस पर बल दे रही है। कह रहे लिखित पे, वाचिक पर, मुद्रित पर या अप्रकाशित विमर्श पर, ठीक है। देखो लिखित विमर्श चिंतन लिखित के लिए थोड़ी ना बोल रही है, वो तो बोलने के लिए बोल रही है ना। मुद्रा में बना के लिए, यानी कि अलग अलग अपने आप को मुद्रित करके, ऐसा भी नहीं है। अप्रकाशित विमर्श चिंतन ऐसा भी नहीं है। वो क्या कर रही है, वाचिक जो कौशल है वाचिक विमर्श चिंतन कर रही है, यानी कि बोलकर, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्द इकाइयों व वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। कहता है कि संरचनात्मक उपागम, मौखिक उपाध्यक्ष, प्राकृतिक उपागम, शब्दकोशीय उपागम, ठीक है। तो हमें बताना है कि बहुशब्द इकाइयों व वाक्यांशों की भूमिका किस पर बल देता है, ये बताना है। देखो हमारा उत्तर हो जाएगा शब्दकोशीय उपागम। कैसे शब्दकोशीय उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों व वाक्यांशों की जो भूमिका होती है उस पर बल देता है। यानी कि भाषा शिक्षा का जो शब्दकोशीय उपागम होता है ये विश्वास करता है, यानी कि भाषा पारस्परिक व्याकरण और शब्दावली से नहीं बनती, बल्कि अक्सर पहले से गढ़े गए जो बहुत से जो शब्द समूह से बनती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। असमान का मतलब वही निगेटिव वाला ऑप्शन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कह रहे हैं बच्चों में प्रथम भाषा के विकास की समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है, ठीक है, बिल्कुल स्वाभाविक तरीका है। कहता है ये वाला ऑप्शन ठीक है। कह रहे हैं अर्जुन नहीं है बेटा, यहाँ पे अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है, बिल्कुल। कह रहे हैं अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंधित है, बिल्कुल। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है, ऐसा नहीं है, चेतन ज्ञान पर बल नहीं देता है। यानी कि भाषा को अर्जित करने का निम्न तरीके भी होते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा आप लोगों को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और एक कोटेशन है कि प्रकृतिवादी उपागम के सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है। तो इसमें से ऑप्शन है आपका स्टीवन क्रोशियन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए 20वां क्वेश्चन कहता है, और ये कथन से संबंधित है हमारा। और कथन वाला मैंने आपको क्वेश्चन बताया था आप लोगों को किस तरीके से करना है। पहले आप दोनों ऑप्शन देख लीजिए कौन से सही हैं। कहता है अभिकथन ए में कि चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल। जो चेतन अधिगम होता है ये ऑप्शन ए ठीक है हमारा, ठीक है। कहता है कि पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये तीनों शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये बताना है कि ये इसका कारण है या नहीं है। तो कह रहा है कि देखो दोनों सही हैं, ये दोनों तो गलत हो गए, ए और दोनों सही हैं, ए और दोनों सही हैं। अब हमें कारण का पता लगाना, यानी कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। कह रहा है कि चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। क्योंकि पर्याप्त समय जो होता है, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये तीनों शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। देखो ये इससे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है,
यानी कि ये इसका कारण है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।